नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। अभय न्यूज़ पर इस समय आपके सामने विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल पड़ी हैं। जनाक्रोश और जन समर्थन रैलियां भी इस समय जगह जगह पर मध्य प्रदेश में घूम रही है और ऐसे में जमीन से जुड़े कई कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर पर प्रचार कार्य में जुट गए हैं। ऐसे ही आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कार्यकर्ता से करवाएंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति के नाम समर्पित कर दी। उज्जैन उत्तर के विधायक पद से दावेदार हैं श्री रवि राय। रवि राय हमारे साथ आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने इस बार उज्जैन उत्तर से अपनी प्रबल दावेदारी घोषित की है। उज्जैन का कोई भी मुद्दा हो, आज की तारीख में रवि राय सामने खड़े हुए जनता के साथ सड़क पर नजर आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में श्री रवि राय जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। रवि जी, आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने इस बार प्रबल अपनी एक दावेदारी घोषित की है उज्जैन उत्तर से। तो पहले तो आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि कई लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैन के प्रत्येक नागरिक मेरे को जानते हैं। मैंने राजनीति की शुरुआत पहले सेवा कार्य से की। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स 6 क्लास से मैंने चालू की। और मैंने नेशनल जम्बूरी तक अटेंड की। फिर मैं बाबा आमटे के संपर्क में आया, SN सुब्बाराव जी के संपर्क में आया। फिर कांग्रेस सेवा दल में मैंने काम किया। तो शुरू से मैं एक सामाजिक और सोशल एक गतिविधियों में हम लोग एक्टिव थे। स्कूल के टाइम से ही हम लोग जब अध्ययन करते थे, जब से हम लोगों ने स्काउट्स को ज्वाइन किया था। और लगातार कई बार काम करने के बाद फिर जब हम लोग छात्र राजनीति में पहुँचे तो महेश सोनी जी हमारे कांग्रेस के नेता है, उनका आशीर्वाद हमें मिला। उनके सानिध्य में हम लोग युवा कांग्रेस को हमने काम किया। फिर उन्हीं के निर्देश पे हमने चुनाव लड़ने की शुरुआत की। 1994 में मेरे घर के ही पास का एक वार्ड था, गोपाल मंदिर, पटनी बिहार का क्षेत्र था। महेश सोनी जी कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो हम चुनाव लड़ने लगे और बहुत वोटों से जीते। इसी के बीच हमने ट्रेड यूनियन में काम किया। कल्पना परूरकर वगैरह हमारी नेता हुआ करती थी उस समय। तो ये हमारे ऑटो यूनियन, टेम्पो यूनियन, इसके भी लगातार कई सालों तक अध्यक्ष बने रहे। और पुलिस से रोज़ ही इन लोगों की समस्या के लिए सड़क पे हम लोग रोज़ ही प्रदर्शन धरने किया करते थे। रोज़ ही थाना कोर्ट कचहरी के काम पब्लिक के किया करते थे। फिर जनप्रतिनिधि बन गए और लगातार जनता का ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि आज हम 2022 में फिर पार्षद चुने गए। पार्टी ने भी खूब उपकार किया, लगातार कई टिकट दिए। 6 बार कांग्रेस पार्टी ने मुझको टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत खुश दिया। निश्चित रूप से उन्होंने दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं कि मतलब आपको अभी तक विधायक पद के लिए पार्टी ने इस लायक क्यों नहीं समझा? नहीं, मैं तो पहली बार ही पार्टी में मैंने आवेदन किया है। अच्छा। और जब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने हमें राजनीति में तैयार किया, वे सब लोग जब टिकट मांगते होते तो निश्चित रूप से उनके सामने टिकट विधानसभा का नहीं मांगना चाहिए। तो हम लोगों ने इस राजनीतिक अनुशासन का पालन किया और अब जब उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, अब वे लोग टिकट नहीं मांग रहे, तो निश्चित रूप से इस बार हमने टिकट मांगने का प्रयास किया। हाँ, मिलना भी चाहिए। आपका एक लंबा, आप शायद 6 बार पार्षद रहे हैं शायद, है ना? हाँ, मैं 94 से कंटिन्यू पार्षद हैं आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, इस बार यदि आपको टिकट मिल जाता है तो आपने क्या प्लानिंग की है जनता के बारे में? नहीं, जनता के मुद्दों पे हमेशा आप तैयार रहो। जनता की समस्याओं के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनेता बहुत सारे हो सकते हैं। राजनेता कई प्रकार के हो सकते हैं। राजनेता बहुत से कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो नेता है। कुछ राजनेता समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीति करते हैं और कुछ जनता का काम कराने में विश्वास करते हैं। मुझे जो भगवान की कृपा हुई है, मुझे जनता का काम कराने का एक आनंद आता है। जब मुझे लगता है ऐसा कि यार जनता के फ़ोन नहीं आ रहे, तो मैं कुछ क्षेत्रों में गाड़ियाँ लेकर के शहरी क्षेत्रों में मैं निकल जाता हूँ और काम की तलाश में रहता हूँ कि जनता के मुद्दे क्या हो सकते हैं, जनता की व्यक्तिगत समस्या क्या हो सकती है। और मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे मेरा घर छोड़ देता हूँ
मेरे राजनीति का एक अलग ही हिसाब है कि मैं कभी मेरे घर पे किसी को नहीं बुलाता। मेरे घर पे मैं कभी भीड़ नहीं लगाता। और मेरा प्रयास रहता है कि अगर किसी का फ़ोन आया तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई मैं खुद ही वहाँ पर आ रहा हूँ, तो वहीं मेरा 5 मिनट वेट कर ले। मेरा ये राजनीति करने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने उलझे काम को किस तरीके से सुलझा के अपन कैसे नियम कानून कायदे को ला कर के किंतु परंतु करके कैसे व्यक्ति का अपन को काम कराना है, ये मेरा प्रयास रहता है। और उज्जैन शहर में मेरी पार्टी तो ठीक है, मेरी पार्टी के नेता तो बोलते ही है, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता भी इस बात को बोलते हैं कि अगर किसी भी बिगड़े काम को कराना है तो आप रविराज जी के पास चले जाओ। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर अच्छे काम को अगर बिगाड़ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास चले जाओ, वो आपका पूरा काम बिगाड़ देगा, क्योंकि वो अभिमान में, वो अभिमान में, बीजेपी अभिमान में है, नेता अभिमान में, नेता पाज बीजेपी अभिमान में नहीं, बीजेपी के नेता अभिमान में। उनको लगता है कि बिना रास्ते के ही सब काम हो जाया करेंगे। पर किसी भी अधिकारी के पास हो, कहीं भी कोई समस्या हो, उसका रास्ता कैसे निकालना है, उसका रास्ता निकाल के अपन उसका काम कैसे करा दे। और यही भगवान की ईश्वर की कृपा है कि मेरे 30 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे घर से, मेरे ऑफिस से या मेरे फ़ोन के बाद वो निराश हुआ हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है। मतलब अगर आपको यदि थोड़ा सा हास्य व्यंग्य में अपन मजाक में भी कह लें तो आपको यदि हम कांग्रेस का नारद मुनि कह लें तो भी चलेगा, क्योंकि समस्याओं को निपटाते तो हैं अपने तरीके से। नहीं, नारद मुनि जी तो भगवान के दूत थे, भगवान के दूत है, नारायण के दूत है। हाँ, पर काम निकलवाते तो सबकी मदद तो करते थे। प्रभुओं के पास वो जाते थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पर ये बात तय कह रहा हूँ मैं कि श्रीमद् भागवत गीता में एक शब्द पार्षद, बिल्कुल है, इसका कई पर्यायवाची नहीं है। हाँ। वो पार्षद मतलब भगवान का भेजा गया दूत। आपने नारद मुनि की बात कही है, तो मैं भी वही संवाहक हो कि प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी हो। और अगर प्रशासन मान जाए, प्रभु के नाम से डर जाए, जनता के आक्रोश के नाम से डर जाए, तो काम होगा। और मेरा काम है जनता की बात को पहुंचाना, चाहे किसी गली मोहल्ले की सड़कों की बात हो, सफाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और कितने ही प्रकार के मुद्दे जो जनता के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं। नगर निगम में तो हजारों काम है, कई प्रकार के काम हैं। जिला प्रशासन के सरकार के 55-60 विभाग है, इन विभागों से भी काम पड़ता है, बैंकों से भी काम पड़ता है, कई लोगों के ऋण भी कराना पड़ते हैं, कई लोगों के भवन के बिल्डिंग के नक्शे भी पास कराना पड़ते हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग भी जाना पड़ता है। कई बार कोई निर्दोष साथी फंस जाता है, उसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक भूमिका अभिभाषक की भी है, तो उसमें भी मुझे काम करना पड़ता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्षद शब्द मतलब भगवान का भेजा गया दूत, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं भगवान का भेजा गया दूत हूँ। और मेरे जीवन का ये आनंद है, मुझे प्राप्त हुआ है कि मेरे नाम के आगे पार्षद लगा है। इस शहर में लोग मुझे किसी बड़े नेता के रूप में नहीं जानते, मुझे सिर्फ एक बात बोलते कि पार्षद रवि राय या रवि राय पार्षद। ये मेरी पहचान इन 30 वर्षों में नगर के नागरिकों ने बनी। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान का दिया गया नाम पार्षद शब्द और मेरे भगवान का भेजा गया दूत मेरे नाम के आगे लगा है और मेरे नाम के पीछे लगा है। ये मेरे जीवन का आनंद है। अच्छा रवि जी, अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भगवान की एक कृपा और चल रही है, वो हम भी पिछले 2 सालों से लगातार देख रहे हैं कि उज्जैन में रोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा आप लोगों को मिल जाता है, जहां पे सबसे आगे खड़े हुए रवि राय सड़क पे नजर आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। तो ये ऐसा क्यों होने लगा पिछले 2 सालों से लगातार कि इतनी सारी समस्याएं उज्जैन में उठ रही हैं और आप लोगों को दौड़ना पड़ रहा है? नहीं, मुख्य विपक्षी दल का काम यह है कि सत्ताधारी लोगों के किए गए कार्यों पर नजर रखें। जनता की कहाँ समस्या आ रही है, जनता कहाँ मूवमेंट कर रही है, जनता कहाँ पर परेशान है, चाहे शिप्रा की बात हो, शिप्रा में मिलने वाले नालों की बात हो, चाहे महाकाल लोक की गिरी हुई मूर्तियों की बात हो, चाहे नगर निगम के अभी वर्तमान के प्रशासन द्वारा अनेक प्रकार के टैक्स लगाए गए, चाहे किसानों की समस्या हो। निश्चित रूप से सरकारें कहते हैं ना कि लगातार इतने वर्षों तक वो जब सरकारें राज करती है तो वो जनता की चीज़ें भूल जाया करती है। और वर्तमान में
जो आईना दिखाने का काम समाचार पत्रों का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, वो काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उस काम में कहीं सत्ता के गुणगान और यशोगान की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से सरकारें और बेअंकुश बेलगाम हो गई है। उसको जनता के मुद्दे नहीं दिख रहे, उसको जनता नहीं दिख रही, उसको बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिख रही है, उसको गैस की टंकियाँ नहीं दिख रही है, उसको डीजल पेट्रोल दिख रहा है, उसको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, उसको कंट्रोल में मिलने वाला सड़ा राशन नहीं दिख रहा है। अस्पतालों की हालत ये है, उज्जैन जिला चिकित्सालय की जहाँ 100 डॉक्टर होना चाहिए वहाँ 30 डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वहाँ मरीज नीचे सोते हैं, वहाँ दवाई गोलियों का अभाव है। शहर में आवारा पशु की संख्या है, दौड़ते हुए कुत्ते गाड़ियों के पीछे, उनकी समस्या है। लगातार मैं कह रहा हूँ कि इतनी अव्यवस्था है कि जो सत्तासीन लोग हैं वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के जनता को ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। तो हमको भी लग रहा है कि इस बार जनता भी उनको टाटा बाय बाय, ये जो ऐसे ऐसे करते हैं राजनेता लोग, वो मेरे को लगता है टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो जनता भी कह रही है कि अब तो इनको टाटा बाय बाय अपन करेंगे। तो निश्चित रूप से नेता जो है सड़क पे चलने वाला होना चाहिए। महात्मा गांधी जो पदयात्रा किया करते थे, महात्मा गांधी जो प्रभात फेरियां निकाला करते थे, उनका उद्देश्य यही हुआ करता था कि शरीर, नेता का मन मस्तिष्क हो, शरीर स्वस्थ हो, जो वो समस्या का लोगों की बात को सुनेगा, जो वो खुद स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होकर के सड़कों पर निकलेगा तो जनता चलते रास्ते बोलेगी नेताजी 2 मिनट रुक जाओ, हमारे की ये समस्या है, इसे देख लो। पर जब नेता बड़े बड़े जहाज़ों में घूमने लगे, बड़े बड़े वाहनों में घूमने लगे, तो जनता की समस्या, जनता उनको बोनी दिखने लगी। और ये बात तय है कि जब आदमी 4 व्हीलर में घूमता है तो उसको स्कूटर वाला बहुत छोटा आदमी लगता है, उसको पैदल चलने वाला तो बहुत ही छोटा लगता है, और वो समझता है कि मैं विमान में बैठ के जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये जनता और नेता के बीच की दूरियाँ लगातार बढ़ गई, जनता परेशान हो गई, नेता को कोई परेशानी नहीं दिख रही है। उसे लग रहा है कि शहर में सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई पैदल दौड़ रहा, कोई साइकिल पे, कोई रिक्शे पे, कोई अनेक प्रकार के साधन दौड़ा, पर उसके भीतर क्या चल रहा है, वो कितना दुखी होकर के वो अस्पताल जा रहा है, वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। कोई साइकिल वाला, स्कूटर वाला रोजगार की तलाश में जा रहा है, उसकी क्या समस्या है। कोई घर से निकला कि यार मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए तो मैं मेरे माता पिता का इलाज आज करा दूँ। कोई ये समस्या, ठेले वाला सब्जी भर के जा रहा है, वो सोचता है कि आज मैं सब्जी भर के 5,000 की सब्जी या 1,000 की सब्जी उधार। नहीं, तो आप इन सब के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा तो निश्चित रूप से कि इनके जो मुद्दे होते हैं यथार्थ में, कि उनकी हम कैसे मदद करें। अगर कोई बीमार है तो हम अस्पताल जाना चाहिए, नेता है ना। सार्वजनिक जीवन का चोला हमने ओढ़ा है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने की शपथ हमने ली है, तो निश्चित रूप से हमको उस रास्ते। अभी वो विनोद मिल, हीरा मिल का हल्ला भी हुआ था, अतिक्रमण का, मकानों का, सड़क पर। आप विनोद मिल का हल्ला, हीरा मिल की बात, तब भी आप ही वहाँ आगे खड़े हुए। हीरा मिल की तो बात है कि कांग्रेस पार्टी की जब हमारी सरकार थी तो हमने हीरा मिल के क्षेत्र के लोगों के लिए वो 19 एकड़ ज़मीन को छुड़वा दिया हमने भारत सरकार से। तो जो रहवासी बेल्ट है, तो भारत की कपड़ा मंत्रालय जो NTC है, उसका पत्र भी रवि राय के नाम से आया था कि रवि राय जी, हमने आपके आवेदन पर कांतिलाल जी भूरिया ही मिनिस्टर थे, उन्होंने अप्रोच करी थी, हमने कांतिलाल जी भूरिया और आपके प्रतिवेदन पे हमने निर्णय ले लिया कि हमने इस ज़मीन को रहवासी कर दिया और हम इस ज़मीन को कभी नहीं बेचेंगे। पर मध्य प्रदेश सरकार की नीयत खराब हो रही है शासकीय ज़मीनों पर। मध्य प्रदेश सरकार की कंगाली हालत, ये स्थिति है कि वो ज़मीनें बेचने पर निकली है। तो हीरा मिल की ज़मीन बेचने का हुआ, हम लोगों ने हल्ला मचाया, हमने कहा तो NTC ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है, आप कैसे बेच सकते हैं, आप रुको। NTC वालों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप ज़मीन को नहीं बेच सकते। फिर भी यहाँ का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में वो ज़मीन को बेचना चाहता है, कोड़ी साढ़े बेचना चाहता है। अभी अगर आप देखें कि विनोद मिल की ज़मीन में हमारे 400 परिवार, वहाँ पे 400 सदस्य लोग रहते थे, करीब 120 मकान थे। हम लोग करीब हाई कोर्ट भी गए, पर चूँकि हमें हाई कोर्ट से कुछ समय का मिला था, पर वहाँ के जो मकान थे, जो भवन थे, मुख्यमंत्री जी 3 बार बोल के गए कि हम आपको यहाँ पट्टे देंगे। 3 इलेक्शन, नगर निगम पर 3 इलेक्शन, पर उन्होंने पट्टे नहीं दिए। वहाँ के लोग बैठे रहे कि अब इलेक्शन में वादा किया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी विनोद मिल की चाल में आकर के वादा किया कि हम आपको मकान देंगे, पर सरकार ने डंडे के दम पे खाली करा दिया। मुझे भी जिला प्रशासन ने अवगत करा, आश्वस्त किया था कि नहीं, हम इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, पर रातों रात डंडे चला करके पुलिस के भय से उनको हटा दिया गया। आज मुश्किल से 50 लोगों को हम लोगों ने मल्टी में छोटे छोटे मकान दिलाए हैं। अब मल्टी वाले भी उनको परेशान कर रहे हैं
क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद पड़ी है, क्योंकि उनको बैंक का फाइनेंस नहीं हो पा रहा है, उनको थोड़े छोटे मोटे बिल्डर परेशान कर रहे तो आप यदि विधायक बन जाते हैं तो ये समस्या हल करेंगे आप? हैं। ये बात मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी से व्यक्तिगत उज्जैन आगमन पे बात की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विनोद मिल के जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनके लिए हम भवन आदि की इत्यादि की व्यवस्था दिग्विजय सिंह साहब ने आश्वस्त किया। तो आप इसके लिए कदम उठाएंगे? हम तत्काल कदम उठाएंगे और उनको रहने की व्यवस्था, क्योंकि 70 साल से वो लोग रहते थे, पर सरकार ने वहाँ की भूमि को, मैंने इतने सारे आवेदन लगाए, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, पीएस को लिखा, एमडी को लिखा कि आप भूमि ये 812 रुपये 1200 रुपये स्क्वायर फीट की बेच रहे हो। यहाँ पे भूमि का भाव है कम से कम 6000 रुपये स्क्वायर फीट का, और अब बिल्डर लोग उसको 8000 में बेच रहे हैं। तो सरकार के मध्य प्रदेश सरकार में ही कम से कम 150-200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, ज़मीन सस्ते दामों बेची। तो निश्चित रूप से सरकारें अपनी दादागिरी पे आमाद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपनी दादागिरी पे आमाद है। उन्हें नहीं दिखता कि यार ये 400 लोग 500 लोग विनोद मिल की चाल के लोग हमेशा हमको वोट देते हैं, तो हमको इनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इन सब लड़ाइयों में आपका अभिभाषक होना भी प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कानूनी भी आप जानते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत मुझे प्राप्त होती है, क्योंकि नियम कानून कायदे और भी जो वरिष्ठ अभिभाषक है वो सब हमारी मदद करते हैं। उज्जैन के बार एसोसिएशन के सारे साथी जितने भी बार के अध्यक्ष रहे सब हमारे परिवार के लोग हैं, और उनका एक बैक सपोर्ट भी मुझे रहता है इस बात के लिए कि डरना मत। अच्छा, एक बात और रवि जी, आप उज्जैन उत्तर ही क्यों पसंद करते हैं? आप रहते हो तो उज्जैन दक्षिण में हैं, जबकि नहीं, मैं अभी कुछ समय से यहाँ पर दक्षिण में विवेकानंद कॉलोनी में मेरे फादर ने जल्दी मकान बना लिया था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं फादर और माता के साथ में ही रहूँ। मेरा ये पुराना मकान 90 साल पुराना मकान आज भी मेरा खारों पे है, और मैं तो यहाँ बहुत समय बाद आया कि नहीं, अब जब स्थिति ऐसी हुई तो मेरे दादा दादी के साथ ही रहता था खारकों पर। वो मैंने सारे चुनाव उज्जैन उत्तर के लड़े, और आज भी मैंने दक्षिण में मेरी कहीं एक जगह बैठक नहीं है। मेरी सारी बैठक उज्जैन उत्तर में नई पेट में होती है, गोधरी चौराहे पे होती है, छतरी चौक पे होती है, भागसीपुरा पे होती है, और कंठाल चौराहे पे होती है, देवास गेट पे होती है। मैं उज्जैन में मेरे स्कूटर के माध्यम से लगभग 100 चौराहे रोज क्रॉस करता हूँ, और करीब 40 स्थानों पर मैं रोज बैठ के लोगों से बात करता हूँ, उनसे संपर्क में बराबर। तो उज्जैन उत्तर ही मेरा परिवार है। परिवार मतलब मैं राजनीतिक रूप से परिवार नहीं, मेरा एक व्यक्तिगत मेरे सारे दोस्त यार, मेरी शिक्षा दीक्षा माधव कॉलेज, जैन स्कूल उज्जैन का, ये सब मेरे क्षेत्र रहे वहाँ पर, तो मेरे सारे दोस्त यारी भी हैं, सारी रिश्तेदारियाँ मेरी है, सारे मित्र मेरे हैं। अच्छा दर्शकों, एक बात और हम आपको बताएं, बहुत ही उसको अपन उस दृष्टि से भी कह सकते हैं, इनके जो जनसंपर्क है उसके हिसाब से, कि कई लोग कहते हैं कि रवि राय एक ऐसा नाम है जो यदि उज्जैन उत्तर के किसी भी वार्ड से खड़ा हो जाए, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, जीतने की ताकत रखता है। लेकिन अब की बार जब इन्होंने अपनी दावेदारी घोषित की है विधायक पद के लिए, तो क्या ये मानते हैं कि मैं विधायक बन गया तो जीत जाऊंगा? ये तो भगवान महाकालेश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि सारे चुनाव को लड़ना, बहुत सारे चुनाव लड़े मैंने, और हमेशा जीत मुझे प्राप्त हुई है, ये ईश्वर की कृपा है। और जो मेरे पास हर गली मोहल्ले में जो मेरे साथी है, मेरी जो टीम है, और एक ऐसी टीम जो राजनीति में विश्वास नहीं रखती, वो नॉन पॉलिटिकल टीम हुआ करती है। वो टीम मेरे कार्यों के किए हुए लोग, और जब नॉन पॉलिटिकल लोग जब किसी की मदद करने आते तो पेटियां भर देते। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तो पूरी ताकत से काम करते हैं, हर इलेक्शन में आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पर एक आदर्श टीम जो काम करती है, जैसे कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के बस संघ के लोग काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो आपके पास ऐसी व्यक्तिगत टीम है? मेरे पास ऐसी व्यक्तिगत टीम हर गली हर मोहल्ले में मेरे साथी है जो मेरा यशो गुणगान करते हैं, और मुझे मेरी अच्छाइयों के बारे में शहर के लोगों को बताते हैं कि नहीं यार, रवि राय तो बहुत अलग किस्म का है, इसको तो वोट देना ही पड़ेगा। और यही भगवान की कृपा है कि उन साथियों के दम पे मैं कितने ही कठिन वार्ड हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वार्ड हो, जब कांग्रेस नहीं जीतती, वो मेरे साथी सब मुझको चुनाव जिता के लाते, अपने रात दिन की परिश्रम की मेहनत करके और मेरे किए गए कार्यों को प्रस्तुति करके। अच्छा, अभी दिक्कत एक क्या है कि जो
प्रत्याशी पद के दावेदार, विधायक पद के दावेदार भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, आप जैसे कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, वो कई लोगों ने अपनी दावेदारी घोषित की है। तो आप कहाँ तक आश्वस्त हैं इस मामले में? और ये सारी जो ये कहीं आपसी फूट तो नहीं पड़ेगी पार्टी में कहीं कुछ? नहीं नहीं, कोई भी कार्यकर्ता, जैसे हर बच्चे के अच्छे मेधावी छात्र का एक उद्देश्य होता है कि यार वो जीवन में कलेक्टर बने, ऐसे ही हर एक कार्यकर्ता का उद्देश्य होता है कि यार मैं कई विधायक बन सकता हूँ, क्या पार्टी मुझे टिकट दे सकती है? तो हर पार्टी के कार्यकर्ता के मन में होता है कि मुझे विधायक का टिकट मिलना चाहिए। तो जितने भी मेरे साथ में साथी लोग हैं वे सब योग्य हैं, और निश्चित रूप से टिकट किसे भी मिले, हम तो उस निर्णय को पार्टी के हाईकमान का निर्णय मानते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए यदि आपको टिकट नहीं मिला है ना, तो कहीं कोई बागीपन, या आपकी क्या रिएक्शन होगी इस मामले में? नहीं नहीं नहीं, टिकट तो कांग्रेस पार्टी सोच समझ के जीतने वाले चेहरे को देगी, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब पूरी ताकत से, हमारा उद्देश्य बस एक है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा। क्योंकि ये हमारे आपसी के लड़ाई झगड़ों से जनता का नुकसान हो सकता है, हमें किसी भी कीमत पे। कल भी मेरी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के लिए एक बैठक थी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे थे, कल थे। तो कल मैंने एक ही उनको भाषण दिया है कि 2 महीने कांग्रेस पार्टी को देना है। अच्छा। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है कि आपके सामने रवि राय है या अन्य प्रत्याशी, आपको तो केवल कांग्रेस पार्टी का पंजा देखना, अपनी पार्टी के राहुल गांधी के चेहरे को देखना, कमलनाथ जी के चेहरे को देखना, वो भिड़ जाना ताकत से। कोई नेता क्या कह रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसकी बातों को नहीं देखना है, और उसको अगर हो तो उसको दिलासा देना है कि ठीक है भाई, तुझे अगली बार टिकट मिलेगा, अगर कोई इस प्रकार की बात करे। पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जनता जो त्रस्त है, हम हमारे स्वार्थ की तरफ क्यों देखें हमारे स्वार्थ की तरफ? हमें जनता की कठिनाई को देखना है कि माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जो अराजकता का माहौल है, जो गुंडागिर्दी का माहौल है, जो अभिमान भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के सिर चढ़ के बोल रहा है, उन्होंने जनता की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार का जो काम आरटीओ में 100-200 में हुआ करता था, आज 2000 में काम नहीं होता है। नगर निगम में की बात करें, आप बोलोगे कि नगर निगम को कोई लेके आता है, क्योंकि मैं तो नगर निगम का जनप्रतिनिधि हूँ, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हूँ मैं। तो जो काम नगर निगम में 5000 3000 में नक्शे पास होते थे, आज 25,000 में नक्शे पास नहीं होते। चारों तरफ करप्शन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता पैरों तले रोनी जा रही है। तो आप यदि विधायक बने तो ये सारी सहूलियतें? नहीं, मैं विधायक बनूंगा, पर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हाँ। तो ये सब चीज़ होगी। और मैं विधायक बनूंगा तो मैं तो, आप तो मालूम, मैं तो स्कूटर से ही घूमता पूरे शहर में, मेरी आंखें खुली होती है, मेरा मस्तिष्क से भी खुला होता है, मुझे सारी समस्या दिखती है। लगातार जैसे आप मुद्दे की बात कर रहे थे, तो मुद्दा, एक प्रमुख मुद्दा शहर के अंदर गौ माता का है। आप देख रहे हैं कि नगर निगम ने एक गौशाला भी यहाँ से बहुत दूर खोली है, वह लोग वहाँ जा नहीं पाते। अभी पिछले दिनों हम लोग कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता लोग, सभी वरिष्ठ नेता लोग, हम लोग गौशाला का हम लोगों ने निरीक्षण किया। वो निरीक्षण औचक था, अचानक था, गिरते हुए पानी में था। कुछ मीडिया के कर्मचारी हमारे साथ थे, कैमरामैन हमारे साथ थे। वहाँ जाकर के हमने लोगों से बात की, जो वहाँ पर कर्मचारी थे। हमने पूछा कितने कर्मचारी आप लोग? तो उनका कहना था कि 20 कर्मचारी हमें हैं, 1100 गाय माता है, अभी 6 मरी पड़ी है, 4 उठा के लेके गए। तो हम मरी हुई गौ माता के पास पहुँचे, फोटोग्राफ्स भी थे, कैमरा भी था, प्रेस था, जो चौथा स्तंभ आईना दिखाने वाला होता वो हमारे साथ था। वहाँ देखा खाने की सामग्री में तो केवल सूखा भूसा था, और उसमें भी इतने प्रकार के कीड़े चढ़ रहे थे, वो सड़ा हुआ भूसा था। तो 1100 गाय माता, शहर के नागरिकों की गाय माता भी पकड़ के लेके जाते हैं। मैंने टेंडर ला करके दिखवाया उसको कि टेंडर में क्या खरीद रहे हैं आप लोग गाय माता के लिए। तो उसमें सब लिखा है कि सोयाबीन का भूसा है, मूंगफली का भी भूसा है, कई प्रकार के उसमें स्वास्थ्यवर्धक, जो शक्तिवर्धक सामग्रियां हैं, गुड़ है,
अनेक अनेक पर खली है, कपास है, सब चीज़ें। टेंडर भी किया है, 2-3 करोड़ रुपये का बजट है। पर वहाँ देखा तो खाने के लिए सूखा भूसा, हरा चारा भी केवल एक आध ठेला था मुश्किल से, वो केवल दिखाने को रखा हुआ था। उनका भाई साहब केवल सूखा भूसा आता है। जब खरीदी बहुत सारी सामग्री की जा रही है, पर गाय को क्या दिया जा रहा है? फिर हमने सदन में महापौर का जवाब लिया। उस जवाब में ये आया कि हम केवल सूखा भूसा दे रहे हैं। मेरा इन समझदार सत्तासीन लोगों को, जो कि धर्म की राजनीति के आधार पे कभी राजमाता के नाम पे टिकट लेते, वोट लेते थे, कभी दीपक के नाम पे वोट लेते थे, कभी गाय माता के नाम पे वोट लेते थे, पर उनकी रक्षा तो करो ना, क्यों नहीं करते? फिर आपने क्या किया उस मुद्दे में? हमने सदन में बात की, हमने सदन में धरना दिया, हमने प्रदर्शन किया, हमने सारे मीडिया को अवगत कराया कि रोज गाय माता, 10 गाय माता, 12 गाय माता रोज मर रही है, और वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं है आपके पास। उनका कहना था कि भाई साहब, बाजार की जो गाय माता है, ये जो घरों पे गाय माता जो है, जो नगर निगम पकड़ के लेके जाती है, उसे विभिन्न प्रकार की शक्ति विधक लोग गुड़ दान करते, शहर में लोग हरा चारा डालते, लोग घरों में भी खिलाते, लोग घरों की सामग्री भी खिलाते, भगवान को जो भोग चढ़ता उसका एक हिस्सा गाय माता को भी देते, अपने सनातन की परंपरा है। पर वहाँ सूखा भूसा जब देते हैं तो गाय के गले से सूखा भूसा नहीं उतरता। 20 आदमी है तो 3 शिफ्टों में, अर्थात 4-4, 5-5 आदमी 1100 गाय की रक्षा कैसे करेंगे? साफ सफाई भी उसी में हो रही है। उसी में एक डॉक्टर भी बना हुआ है, एक नकली, एक डॉक्टर, उनने बोला गौ सेवक है, इसको गाय का इलाज करते आ रहे। तो ये मुद्दा हल हो गया क्या? फिर ये मुद्दा हल नहीं हुआ। ये मुद्दा हमारा आने वाले समय में हम लोग इसको बड़ी ताकत से उठाने वाले हैं, और भी हमारी पार्टी के लोग लगातार वहाँ पे जाएंगे। हम मीडिया के साथियों से भी आह्वान करते हैं कि लगातार इस मुद्दे को देखें, क्योंकि गाय हमारी माता है, भगवान की आराध्य है, सभी देवी देवता का उसमें वास है, और वो प्रणाम हम लोग सुबह उसको करते हैं। पर जब उसकी ऐसी दुर्दशा है, उसको सूखा घास दे करके, सूखा भूसा दे करके उसकी जान करके हत्या की जा रही है इस बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो सूखा भूसा खाती है, कभी नहीं खाती है, और वो जब गिर जाती है एक बार, वो निर्बल हो जाती है, तो वो गाय कभी नहीं उठती। तो निश्चित रूप से मतलब यदि आप जीत जाते हैं तो ये मुद्दा आपकी प्राथमिकता में शामिल होगा? निश्चित रूप से प्राथमिकता अभी भी है, इसके बाद भी रहेगा। अभी इलेक्शन मोड है, सब लोग इलेक्शन के काम में लगे, पार्टी संगठन की ताकत, हम लोग ताकत प्रदान कर रहे हैं, संगठन को सक्रिय बना रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और जो भी मुद्दे हम जनता को इंगित कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों पे भी वोटिंग करिए, इन मुद्दों को भी देखिए, ताकि जो भी अव्यवस्था है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम क्या है, जनता ने क्या दिया हमें। जनता ने कहा है कि आप सत्ता पक्ष के लोगों को एक सजगता की तरह आप देखें, आप सक्रियता रखें कि वो लोग क्या काम करें। जनता का धन कोई लूट के तो नहीं जा रहा है। तो विपक्ष का काम ही होता है कि सत्ता पक्ष की कार्यों पर सजगता से, सक्रियता से अपना ध्यान रखें। ठीक। तो ठीक है रवि जी, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आपकी ये इच्छाएं पूरी हो। जो आपने बोला कि जनता जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से परेशान है, हर तरफ करप्शन का माहौल है, लोग परेशान हो रहे हैं बुरी तरह से, इन सब चीज़ों से राहत अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रदेश सरकार बनती है, तो ये सब होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि उज्जैन उत्तर से भी कोई ना कोई कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीते। तो निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य के लिए अभय न्यूज़ परिवार शुभकामना आपको देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आप पधारे।